नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की यूनेस्को सूची। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आजकल यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है या उसे कब शामिल किया गया, भारत में कुल कितने इस लिस्ट में शामिल है यूनेस्को की, या नवीनतम कौन सा शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको इंग्लिश में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट कहते हैं। अब देखिए, इस अमूर्त का मतलब है इंटेंजिबल, सांस्कृतिक का मतलब है कल्चरल और विरासतों मतलब है हेरिटेज। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ICH। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो बार बार हम इस चर्चा करेंगे ICH। पूरा नाम ना बोलकर हम शॉर्ट फॉर्म में ICH शब्द का बार बार प्रयोग करेंगे। तो आप समझ जाना, ICH मतलब होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको इन 4 पुस्तक के बारे में जानकारी जरूर देना चाहता हूँ कि चारों पुस्तकें आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है। और वो चारों पुस्तक एसके पब्लिकेशन की, एसके बुक्स की है। 4 में से पहली देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो विषय पूछे जाते हैं उन सभी विषयों के बारे में इस पुस्तक में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें दी गई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन है। संपूर्ण व्याख्या आपको मिलेगी सभी प्रश्नों की। बहुत उत्तम पुस्तक है पूरे मार्केट में एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स की, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। एक हमारे पास है गत वर्षों के पेपरों का सेट कि पिछले जो वर्ष गए हैं उनमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पेपर्स का ये सेट है। 35 प्लस पेपर इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। नंबर 3 देखिए, सामान्य ज्ञान। ये पुस्तक केवल सामान्य ज्ञान के लिए है, जबकि इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा एसएससी जीडी का। लेकिन सामान्य ज्ञान ये एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पे दी गई है। एक है सामान्य ज्ञान व्रत। इसमें सामान्य ज्ञान को काफ़ी डिटेल में बताया गया है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उन एग्ज़ामों में क्या हो रहा है कि सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अच्छे स्तर पे आ रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे स्तर की पुस्तक पढ़नी होती है। तो ये एक अच्छी पुस्तक है सामान्य ज्ञान की, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, राज्यों में जो राज्यों में जो पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस हो, राजस्थान हरियाणा पुलिस हो, तो उन सब में ये आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। तो इन चारों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, और उस टॉपिक का नाम मैंने बताया है, क्या है? यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यूनेस्को की, UNESCO,
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, और इसका जो अर्थ बनता है, इसका जो फुल फॉर्म बनती है, इसका जो पूरा नाम आता है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। कई बार क्या होता है कि किसी एक शब्द को गायब कर देंगे और पूछ लेंगे इसका मतलब क्या है। जैसे ई स्टैंड्स फॉर, तो ई किसके लिए है? तो एजुकेशन के लिए, एस साइंटिफिक के लिए, सी कल्चरल के लिए। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। अब यूनेस्को जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी दो लिस्ट होती है भाई। कितनी लिस्ट होती है? दो। एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। तो यूनेस्को की दो लिस्ट होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब इन दोनों लिस्ट में फर्क क्या है? इनटेंजिबल मतलब होता है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए योग है, प्रार्थना है। क्या जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप उसे टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। प्रार्थना योग है, कोई कला है ना, आप उसे इंजॉय कर सकते हैं, है ना, आप उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कैन नॉट टच बट इंजॉय, सीधा सीधा अर्थ है। इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल क्या होता है? कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे ताजमहल, आगरा का लाल किला, रानी की वाव, ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो उनको किस में शामिल किया जाता है? टेंजिबल लिस्ट में। तो आज की जो वीडियो है वो टेंजिबल साइट्स पे नहीं है, आज हम लेकर आए हैं इनटेंजिबल पर। तो इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? अमूर्त, ठीक है। और इसको पूरा क्या बोलेंगे हम? इसको कंप्लीट ऐसे बोलते हैं, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये इसको कंप्लीट ऐसे बोलेंगे। तो इनटेंजिबल मतलब है अमूर्त, कल्चरल मतलब है सांस्कृतिक, हेरिटेज मतलब है विरासत। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ICH। क्या लिखेंगे? ICH। I मतलब इंटेंजिबल, C मतलब कल्चरल और हेरिटेज मतलब H मतलब हेरिटेज, ठीक है। कोई डाउट? तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि भारत में यूनेस्को की जो ICH लिस्ट है, उस ICH लिस्ट में कौन कौन शामिल है, कुल कितने शामिल है, नवीनतम में किसे शामिल किया गया और किसे कब शामिल किया गया। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन एग्जामों में आजकल आ रहे हैं। तो आज हम इस पे पढ़ेंगे। हम कोई अगली वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम टेंजिबल साइट्स पे बात करेंगे, है ना, कि कौन कौन सी है। तो अब आप समझ गए टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या फ़र्क है। तो आज हमारी जो वीडियो है वो इंटेंजिबल पर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH क्या है, थोड़ा परिचय के बारे में समझ लें। तो देखिए, यूनेस्को ICH एक शब्द है जो उन प्रथाओं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्तियों, ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक स्थानों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी समुदाय, समूह या व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है। आगे देखिए। अच्छा, यूनेस्को टेंजिबल कल्चरल की लिस्ट निकालता था। पहले केवल टेंजिबल जो कल्चरल जो साइट्स होती थी,
केवल उनकी लिस्ट निकालता था। फिर यूनेस्को को लगा क्यों नहीं हम इनटेंजिबल की भी एक अलग से लिस्ट निकालें। तो यूनेस्को ने इस पे कब विचार किया? 2003 में पहली बार ये विचार आया कि हमें अलग से इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासतों की सूची निकालनी चाहिए, जिसे आप ICH कहते हैं। तो 2003 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 32वें सत्र में अपनाया गया था। तो इसके बारे में 2003 में अपनाया गया, 2003 के कन्वेंशन में, और 30 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद 2006 में लागू हुआ। ठीक है, तो अपनाया कब गया है इसके बारे में, ICH के बारे में, तो 2003 में बताएंगे, यूनेस्को के एक आम सम्मेलन के 32वें सत्र में। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी केवल अपनी योग्यता पर ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है, जहां पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापक से उसका संपर्क रहता है, जिससे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त होगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की रेख देख में होता है, जहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती। हम रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई एक तपस्या है। यदि आपके पास समय है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए। जो विषय SSC GD की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो SSC GD भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब होता क्या है, जो यूनेस्को की जो ICH है ना, इस ICH लिस्ट में एक प्रकार से दो सूचियां होती है। इस ICH में भी दो सूची है, 1 और 2। अब दो कैसे कैसे देखिए। पहली, प्रतिनिधि सूची। जो भारत में जितने भी ICH लिस्ट में है ना, वो सब पहली सूची के ही अंतर्गत में आते हैं। अब पहली सूची देखिए क्या है, प्रतिनिधि सूची। ICH की वैश्विक विविधता को प्रदर्शित करते हुए यह सूची इसके महत्व और विशेषता के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। तो जागरूकता बढ़ाना है ना, वो इनके महत्व को बताना। ठीक है, तो सब इस पहली सूची में रखे जाते हैं। और भारत में जो कुल 15 है ICH की लिस्ट में, ठीक है, वो सब लगभग इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी सूची के अंतर्गत। और एक है तत्काल सुरक्षा सूची, जिन्हें तत्काल प्रभाव से सुरक्षा देने की जरूरत है।
खतरे में पड़े आईसीएच की पहचान करते हुए यह सूची इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की मांग करती है। तो अगर भारत में ये लगता है कि इसे आईसीएच की लिस्ट में होना चाहिए और ये मतलब इसे तत्काल सुरक्षा देने की जरूरत है, अगर इसे तत्काल सुरक्षा नहीं दी गई तो ये खत्म हो जाएगी, ये परंपरा, ये प्रथा जो भी है, कोई उत्सव है, कोई परंपरा है, ठीक है, कोई रीति रिवाज है, कोई पारंपरिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परंपरा चलती आ रही है, अगर लगता है कि ये समाप्त होने वाली है तुरंत, तो उसे आईसीएच की इस लिस्ट में डाला जाता है। तत्काल सुरक्षा देने की जरूरत है, अगर नहीं दी गई तो भाई साहब ये बहुत खतरे में है, मतलब खत्म हो सकती है परंपरा, रीति रिवाज खत्म हो सकता है, वो कोई भी रीति रिवाज हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, योग। योग जो है वो आईसीएच लिस्ट में है, आईसीएच लिस्ट में है योग, लेकिन अब योग आईसीएच की किस सूची में आएगा, वो इसमें आएगा, क्योंकि योग इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। योग भारत की देन है और आजकल तो दुनिया में कई देश है जो योग को अपना रहे हैं, है ना। कहते हैं भारत ने एक बहुत सुंदर चीज इस दुनिया को दी है और वो है योग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, वो भारत की तो देन है। तो योग इस सूची में आएगा, ना कि इसमें, क्योंकि योग को तत्काल सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भविष्य में कभी ऐसा लगा कि योग को अगर तत्काल सुरक्षा नहीं दी गई तो भाई साहब ये खत्म हो सकता है, योग करना दुनिया भूल जाएगी, तो फिर इस योग को इस तत्काल सूची में रखा जाए। लेकिन नहीं, हमारे पास जो 15 आईसीएच लिस्ट में है, कुल 15 है, वो सब लगभग इसी में आते हैं। आइए, अच्छा अभी मैंने बात की कि कुल भारत में 15 आईसीएच लिस्ट में है, कुल 15, कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपरा है, कुछ उत्सव है ना। तो ये जो कुल 15 है जो आईसीएच लिस्ट में है, अच्छा वो 15 कौन हो सकते हैं, है ना, किन आधार पे हम कहेंगे कि इसे यूनेस्को की आईसीएच लिस्ट में जाना चाहिए। तो देखिए आईसीएच के उदाहरण 5 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित है ये। अब वो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कोई भाषा है, भौतिक परंपराएं हैं, साहित्य है, कविता है, ठीक, प्रदर्शन कलाएं हैं, जैसे संगीत है, कोई संगीत है, हम उसे आईसीएच की लिस्ट में डाल सकते हैं। कोई डांस है ना, कोई रंगमंच है, कोई थिएटर है ना, सामाजिक कोई प्रथाएं हैं, किसी समाज की कोई प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है ना, उत्सव है, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का कोई उत्सव होता है, पारंपरिक शिल्प कौशल है, जैसे मृद भांड है। आप देखेंगे पारंपरिक जो शिल्प कौशल है, जैसे आप देखेंगे पंजाब के जो ठटेरे हैं, उन्हें भी आईसीएच लिस्ट में शामिल किया गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो सीखते आ रहे हैं, है ना। मिट्टी के बने बर्तन है, कोई ऐसी मिट्टी के बर्तन कोई विशेष होते हैं, बुनाई है, प्रकृति है और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें किसने बताया कि ये सब इस आईसीएच लिस्ट में होंगे। तो भारत में जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की राष्ट्रीय सूची, तो संस्कृति मंत्रालय ने इस आईसीएच जो लिस्ट है इसकी राष्ट्रीय सूची जारी की। तो 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच परंपराओं का भंडार है और जिनमें से 15 को, ये संख्या याद करिए, वर्तमान में 15 है। कितनी है? 15 है आईसीएच लिस्ट में। 15 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक सूची जारी की गई थी, राष्ट्रीय सूची, कि कौन आईसीएच लिस्ट में शामिल है और कुल कितनी है यूनेस्को की आईसीएच लिस्ट में, 15 है। तो थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में समझ लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। तो देखिए यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना पूछे तो 16 नवंबर 1945,
मुख्यालय पेरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अक्सर पूछ लेते हैं। मुख्यालय बताइए पेरिस में। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं। पहले महानिदेशक जूलियन हक्सले। सदस्य राष्ट्र 1994, कहीं पर 1993 भी लिखा जाता है, तो संख्या पे आप मत जाइए इतना, ठीक है। स्थापना का उद्देश्य विश्व में कला, अच्छा यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में कला, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, देखो इसका नाम में आता है कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल, कला, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए विश्व शांति और सुरक्षा के प्रयास करना। तो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना, ठीक, ये इसका उद्देश्य है यूनेस्को का। यूनेस्को जनरल असेंबली की प्रथम बैठक 1946 में हुई थी। तो यूनेस्को की जो जनरल असेंबली की जो पहली बैठक है वो 1946 पेरिस में हुई थी। स्थापना 45 में हुई है। अब देखिए कौन कौन से वो 15 है जो आईसीएच लिस्ट में है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। कुल 15 है। अब देखिए नंबर 1 रामलीला। रामलीला को 2008 में शामिल किया गया। देखिए आईसीएच एक लिस्ट होगी, एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी यूनेस्को द्वारा आईसीएच की। ये कब अपनाया यूनेस्को ने, 2003 में अपनाया है ना। और भारत ने देखिए रामलीला को 2008 में इस लिस्ट में शामिल किया गया, आईसीएच लिस्ट में। तो मैं ये कह दूं भारत ने अपनी पहली आईसीएच लिस्ट 2008 में शामिल किया रामलीला को। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लोकप्रिय लोक अभिनय कला है। रामलीला उत्तरी भारत में परंपरा रूप में किए जाने वाला राम के चरित्र पर आधारित पारंपरिक प्रदर्शन है। इसमें दशहरे से पहले रामायण को गीतों, डांस और संवादों के रूप में अभिनीत किया जाता है। तो आप तो ये याद रखिए कि रामलीला को 2008 में यूनेस्को की आईसीएच लिस्ट में शामिल किया गया। नंबर 2 वेद पाठ की परंपरा 2008। वेद पाठ की जो परंपरा है इसे भी 2008 में डाला गया। यूनेस्को ने वेद पाठ की परंपरा को मान्यता की वाचिक तथा अमूर्त विरासतों की उत्कृष्ट कीर्ति घोषित किया है। वेदों की वाचिक परंपरा में वेद मंत्रों को पाठ अनेक प्रकार से किए जाते हैं। तो जो वेद है, जो वेद के जो पाठ है, ऋग्वेद के जो पाठ है, एक प्रकार से उन्हें 2008 में शामिल किया गया। कुदियट्टम संस्कृत नाट्य कला, ये संस्कृत थिएटर है, 2008 में इसे शामिल किया गया। तो ये नंबर 3। तो देखिए सबसे पहले भारत ने आईसीएच लिस्ट में 2008 में इन 3 को शामिल किया, रामलीला, वेद पाठ की परंपरा और कुदियट्टम। तो ये 3 शामिल किए सबसे पहले 2008 में। यह केरल में है, ये याद रखिए, ये केरल का है, ठीक है। केरल में चकियारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य एवं नाटक समावेश है, जिसमें वह पुरुष की भूमिका निभाते हैं और अंबालवासी नंबियार जाति की महिलाएं नारी की भूमिका निभाती है। इसके प्रदर्शन 6 से 20 दिनों तक चलता है। इसमें मिजाऊ नामक संगीत वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आप याद करिए इस कुदियट्टम को 2008 में जो केरल का एक नाट्य कला थिएटर रूप में है। आगे देखिए नंबर 4 रम्मान और रम्मान मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं, कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं। इसे 2009 में शामिल किया गया। यह एक धार्मिक उत्सव तथा गढ़वाल क्षेत्र की पारंपरिक रीतिगत नाट्य कला है। तो देखिए ये कहाँ का है, हम कह देंगे ये उत्तराखंड का है, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड में आता है। इसे उत्तराखंड के चमोली जिले, ये याद रखिए चमोली जिले,
तो उत्तराखंड के चमोली जिले में पेखंडा घाटी के सरूल डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के पेखंडा घाटी में सरूल डुंगरा गांव में हिंदू समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। गांव के मंदिर के प्रांगण में गांव के देवता भूमियाल देवता के सम्मान में यह उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक देवता की चर्चा हो रही है, भूमियाल देवता है, तो इन्हीं के सम्मान में बनाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसे ICH लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 4 हो गए हैं, इसे 2009 में शामिल किया है। अगला देखिए मुदियट्टू 2010, इसे 2010 में। तो मुदियट्टू एक पारंपरिक रीतिगत नृत्य कला है जो केरल राज्य में संपन्न किए जाने वाला, देखो ये भी केरल में है, ठीक है, तो ये भी केरल में है, और यह देवी काली और दारिका राक्षस के बीच युद्ध की पौराणिक कथाओं को चित्रित करता है। इस नृत्य को भगवती कावासु नाम से जाना जाता है, जो गांव के मंदिरों में फरवरी और मई में फसल कटाई के मौसम के बाद किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कालबेलिया मोस्ट इंपोर्टेंट 2010 में सम्मिलित है ना। कालबेलिया राजस्थान का है। तो राजस्थान राज्य में कालबेलिया नाम की ही जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो कालबेलिया है, ये कालबेलिया जनजाति द्वारा ही एक प्रकार से प्रदर्शित किया जाने वाला इस नृत्य को संचालन सबसे मेल खाता है। इस प्रदर्शन के साथ उपयोग किए जाने वाद्य यंत्रों में आप देखेंगे पुंगी, ठीक है, चांग, तो कुछ एक प्रकार से क्या है वाद्य यंत्र है जो प्रयोग किए जाते हैं इस कालबेलिया में। छऊ ये 2010 में सम्मिलित, तो ये भी 2010 में कालबेलिया और छऊ भी 2010 में सम्मिलित है। यह एक जनजातीय युद्ध नृत्य कला है जिसे प्रमुख रूप से ओडिशा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित किया जाता है। तो कहाँ का? ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित किया जाता है। उत्पत्ति और विकास स्थान के आधार पर इस नृत्य को 3 उपशैलियों में बांटा गया है। तो इसकी 3 उपशैलियां है, वो कौन कौन सी है देखिए। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। तो ये 3 उपशैलियां है किसकी? छऊ की। ठीक है, यह नृत्य मुख्य रूप से बसंत उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है और 13 दिनों तक चलता है। मयूरभंज छऊ के अतिरिक्त अन्य सभी में प्रदर्शन के दौरान नर्तक द्वारा मुखौटा पहना जाता है। तो ये याद रखिए, इस छऊ में मुखौटा पहना जाता है। एक है लद्दाख का बौद्ध मठ, है ना, तो लद्दाख का बौद्ध मठ 2012 में सम्मिलित हुआ है। तो ट्रांस हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ से है। तो एक आप याद रखिए, लद्दाख का जो बौद्ध मठ है ये 2012 में शामिल हुआ है। अगला है संकीर्तन। तो देखिए, इसे 2013 में ICH की लिस्ट में से शामिल किया गया है। और जो संकीर्तन है ये मणिपुर से संबंधित है। तो मणिपुर की रीतिगत गायन, ढोल वादन और नृत्य कला है। मंदिरों में प्रचलित इस कला में प्रदर्शनकर्ता भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों के गीतों का नृत्य और वर्णन करते हैं। संकीर्तन प्रदर्शन में ढोल और झांझ वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यह वैष्णववाद से संबंधित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि संकीर्तन जो है मणिपुर से है, 2013 में से शामिल किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वैष्णववाद से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, पंजाब में जंडियाला गुरु के ठटेरे द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्प 2014 में से शामिल किया गया है ICH की लिस्ट में। ठीक है, तो पंजाब में जो झंडियाला जो गुरु है उसके ठटेरे द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के ये बर्तन है। यह एक मौखिक परंपरा है जिसे ठटेरे समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसे संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था। तो देखिए, अब तक हमने यहां तक कराया है, और आगे देखिए, एक है नवरोज। नवरोज को 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज फारसी लोगों का एक नववर्ष माना जाता है। तो ये फारसी लोगों का क्या है? ये एक प्रकार से नववर्ष है, तथा कश्मीरी समुदाय द्वारा वसंत उत्सव के रूप में भी इसे मनाया जाता है। नवरोज के बाद किसे शामिल किया गया? तो योग इसमें शामिल किया गया 2016 में।
तो नवरोज 2016 में और योग भी 2016 में सम्मिलित किया गया। अगला देखिए कुंभ मेला, तो कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया है। यह 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला वो कितने स्थानों पर आयोजित होते हैं? 4 स्थानों पर आयोजित होते हैं। एक है प्रयागराज, इसी प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे लगता है, क्योंकि जो प्रयागराज है ये किस पर स्थित है? ये त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जिसमें से अभी यमुना और गंगा है, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तो पहले त्रिवेणी संगम पर था। तो एक तो यहाँ लगता है कुंभ का मेला, एक हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार में कहाँ लगता है? गंगा नदी पर। एक उज्जैन में लगता है। उज्जैन में कहाँ लगता है? शिप्रा नदी पर। एक लगता है नासिक, और नासिक में कहाँ लगता है? गोदावरी नदी पर लगता है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते, बताइए नासिक किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर है। और नासिक और उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहा जाता है, और प्रयागराज हरिद्वार में कुंभ मेला हर 6 साल के बाद भी आयोजित किया जाता है, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। वैसे कुंभ का मेला 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। आगे देखिए, कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021 में इसे सम्मिलित किया गया कि कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है, तो कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। हिंदू देवी मां दुर्गा की शक्ति का ये 10वां दिन है। ठीक है, तो ये नंबर 14 पर था कि कोलकाता में दुर्गा पूजा को भी ICH की लिस्ट में शामिल किया गया है। और गरबा ये नंबर 15वां है। तो अब तक मैंने बताया था कि भारत में 15 ही ICH लिस्ट में आते हैं, और 15वें नंबर पे है गरबा। तो मैं कह सकता हूं जो सबसे बाद में जुड़ा है, जो सबसे नवीनतम है, वो कौन सा है? गरबा है। और गरबा ये कहाँ का है? गुजरात का है। 2023 में इसे सम्मिलित किया गया है। ये तो आपसे करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? डांडिया का प्रयोग होता है। यह नाम संस्कृत शब्द गर्भ से लिया गया है। यह नवरात्रि की 9 रातों में किया जाता है। तो आमतौर पे डांडिया जो खेला जाता है ये नवरात्रों के समय ही खेला जाता है। यह गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य विभिन्न मातृ देवी के प्रति समर्पण को दर्शाता है, प्रजनन क्षमता का जश्न मनाता है, और नारीत्व की महिमा मंडन करता है। तो देखिए गरबा जो है ये सबसे अंतिम में जोड़ा गया, तो नवीनतम इसे हम कह सकते हैं। तो कुल हमने अब तक पढ़ लिए हैं 15, जिसमें से एक गरबा है, एक कोलकाता में दुर्गा पूजा है, 2 एक कुंभ मेला है, एक योग है, एक नवरोज है, एक पंजाब में जो झंडियाला गुरु है उसके ठटेरे जो है, इनको जो पीतल और तांबे के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, एक संकीर्तन है, एक लद्दाख का जो बौद्ध मठ है वो, और इसके अलावा देखिए छऊ नृत्य है, एक कालबेलिया है, कालबेलिया के अलावा कौन सा? मुदियट्टू है, एक रम्मान है, एक कुदियट्टम है, एक वेद पाठ है, और रामलीला है। तो अब तक हमने कुल 15 जो ICH लिस्ट में है उन्हें हमने पढ़ लिया है। तो अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपसे ये सब पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं जो करंट अफेयर में तुमसे पूछ सकते हैं, कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH है कि सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति, तो देखिए जो ये ICH है कि सुरक्षा हेतु यूनेस्को के जो 2003 का जो कन्वेंशन है उसकी जो अंतर सरकारी समिति है, उसमें भारत को वर्ष 2022 और 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो इसकी एक समिति है उसके लिए भारत को 2022 और 2026 के लिए उस पैनल में चुना गया है। ठीक है, तो ये कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 4 वर्षों के लिए चुना गया है, जो ICH की सुरक्षा हेतु ये काम करती है। इससे पहले भारत को 2006 और 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
तो इस बार तो 2022 से 2026 के लिए चुना गया है। तो मैं कह सकता हूं भारत को तीसरी बार इस समिति में, इस पैनल में चुना गया है। इससे पहले 2 बार चुना जा चुका है भारत को, 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक। 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य होते हैं। ठीक है, इस समिति के सदस्य देश 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो 4 साल की अवधि, देखिए 2022 से 26, 4 साल की अवधि के लिए होते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला कब शामिल किया गया है? तो बताइए, अभी हमने पढ़ा था कि कुंभ मेले को कब ICH की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कुंभ को शामिल किया गया है 2017 में। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया है? तो इन आपको यहाँ पे 4 मेले दिए गए हैं। तो इन 4 मेले में से कौन सा यूनेस्को की ICH लिस्ट में है? तो ए कुंभ मेला है, बी है गंगा सागर मेला, सी है जगन्नाथ रथ यात्रा मेला और डी है पुष्कर मेला। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए कुंभ मेला। यहाँ पे पूछा गया था कुंभ मेला कब शामिल किया गया 2017, और इनमें से कौन सा मेला है जो इस लिस्ट में है? तो आप बताएंगे कुंभ का मेला। तो आपका ए सही होगा। गंगा सागर मेला जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये पश्चिम बंगाल में लगता है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के बाद जो सबसे बड़ा मेला का जो आयोजन होता है वो गंगा सागर मेला ही है। जगन्नाथ रथ यात्रा ये आपको मालूम ही होगा, ये उड़ीसा में है। और पुष्कर मेला जो लगता है वो राजस्थान में लगता है। इसके अलावा आप एक मेला और याद कर सकते हैं, सूरज कुंड मेला, ये हरियाणा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में नवीनतम समावेश है? तो बताइए, यूनेस्को की ICH लिस्ट में सबसे नवीनतम कौन सा आया है? छऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य और कुंभ मेला। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या जाएगा? गरबा। तो आपका सी सही होगा। क्यों? क्योंकि छऊ कब आया था? 2010 में। दुर्गा पूजा कब आया? 2021 में। गरबा कब आया? 2023 में। और कुंभ कब आया? 2017। तो सबसे नवीनतम समावेश कौन सा हो गया है? गरबा हो गया है 2023। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है? तो आपको नहीं बताना है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ICH लिस्ट में नहीं है? छऊ शामिल है भाई, यक्षगान नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि यक्षगान हमने जो 15 पढ़े थे ICH लिस्ट में, उसमें यक्षगान नहीं था। यक्षगान क्या है? तो यक्षगान एक लोक नृत्य है और ये किस राज्य का है भाई? कर्नाटक राज्य का है। जबकि वैदिक भजन की जो परंपरा है इसे 2008 में शामिल किया गया था, और लद्दाख का जो बौद्ध भजन है वो 2012 में शामिल किए गए थे। तो ये सब शामिल है, बाकी यक्षगान नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की निम्नलिखित सांस्कृतिक विरासत में से कौन से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? तो यहां पूछा गया है शामिल है। अब यहां पे आपके पास दिए हैं योग, कुंभ, कालबेलिया, संकीर्तन और कथकली। तो बताइए इनमें से कौन कौन से शामिल है? तो यहाँ पे योग शामिल है, कुंभ का मेला भी शामिल है, कालबेलिया भी शामिल है, संकीर्तन भी शामिल है, लेकिन कथकली नहीं है भाई। कथकली जो नृत्य है ये किससे संबंधित है?
ये केरल से संबंधित है, लेकिन केरल से कथकली जो आता है नृत्य, ये इस ICH लिस्ट में नहीं है। केरल से जबकि हमने पढ़े थे मुदियट्टू, है ना, एक था। और अब यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर चुनना है और इसमें पूछा गया है कौन शामिल है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 शामिल है, नंबर 5 इसमें शामिल नहीं है। तो हम देखेंगे केवल 1, 2, 5, नहीं ये गलत है। केवल 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5 जिसमें 5 आएगा वो तो भाई आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर 5 तो ICH लिस्ट में है ही नहीं। तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहां लिखा है उपयुक्त सभी, तो ये तो है ही नहीं। तो एक ही आंसर बचा है सी, केवल 1, 2, 3 और 4, ये ही चारों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 6, रामलीला किस वर्ष में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के यूनेस्को की सूची में अंकित की गई है? तो रामलीला भाई 2008 में। तो आंसर देखिए 2006। 2006 में तो कोई आया ही नहीं, सबसे पहले भारत में 2008 में कोई ICH लिस्ट में शामिल किए गए थे। तो 2008 का है भाई, ये आपका डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, भारत ब्लैंक, मतलब यहां पूछा गया है कि बताइए जो यूनेस्को का जो पैनल है, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर, है ना, जो ICH है, ICH पर जो यूनेस्को का जो एक पैनल है, जो एक समिति है, के लिए भारत को किस काल अवधि के लिए चुना गया है? 2023 से 27, 22 से 24, 22 से 26 और 22 से 29 तक। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2022 से 2026 के लिए, इस अवधि के लिए भारत को 2003 कन्वेंशन, जो यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, उसके जो एक पैनल है, उसके लिए इसको चुना गया है। तो अब हमने कुछ क्वेश्चन करने का भी प्रयास किया है, तो इसी प्रकार से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 पुस्तक हमने जिसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, तो एक SSC GD कांस्टेबल की है जिसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा, ये पेपरों का सेट है, और ये एक सामान्य ज्ञान जो SSC GD और MTS के लिए है, और ये सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। तो आप इन चारों पुस्तक को खरीदकर तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC GD और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।